नमस्कार दोस्तों। अब हम पेट के लिए मूल अधिकार वाले टॉपिक को करेंगे। इंग्लिश में इसे फंडामेंटल राइट बोलते हैं, ठीक है। और मैग्ना कार्टा क्या होता है? ये अधिकारों का घोषणा पत्र होता है जो 1215 में इंग्लैंड में जारी हुआ था, ठीक है जी। मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। ऐसा क्यों? 7वां मूल अधिकार कहाँ गया? तो 7वें मूल अधिकार को 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। तो कौन सा था 7वां मूल अधिकार? ये संपत्ति का मूल अधिकार था। वर्तमान में इसे कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया है। जब ये संविधान में शामिल था तब ये अनुच्छेद 19 1 च और 31 में वर्णित था, लेकिन वर्तमान में इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 300 क में मिलता है, ठीक है जी। तो 6 मूल अधिकार बचे हैं, वो किस किस आर्टिकल में आते हैं? तो समानता का अधिकार 14 से 18 में जिक्र है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, स्वतंत्र धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है जी। अब अनुच्छेद 12 के बारे में जानते हैं, क्योंकि 12 से 35 में मूल अधिकारों का जिक्र है। तो 12 में क्या लिखा है? तो 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। यहाँ राज्य का मतलब स्टेट से नहीं है, ठीक है जी। यहाँ राज्य का मतलब सरकारों से है, जैसे भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकारी, ये राज्य में शामिल हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां उस सीमा तक अवैध होंगी जिस सीमा तक उन विधियों से मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, ठीक है। यानी कि जिस सीमा तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करेंगी उस सीमा तक वो अवैध घोषित कर दी जाएंगी, ये कह रहा है आर्टिकल 13। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता और विधि के द्वारा समान संरक्षण, यानी विधि सबके लिए समान होगी और विधि द्वारा सभी का समान संरक्षण किया जाएगा, ठीक है जी। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि नौकरी में किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको मतलब ये समान अवसर दिया जाएगा। 17वां कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता को छुआछूत भी बोला जाता है, ठीक है जी। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। एक नोट है, क्रीमी लेयर से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? क्रीमी लेयर से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? रामनंदन प्रसाद समिति का गठन किया गया था। तो क्रीमी लेयर से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? रामनंदन प्रसाद समिति का गठन किया गया था। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो अनुच्छेद 19 में क्या है? तो अनुच्छेद 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। तो कितने प्रकार की हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? 6 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? अनुच्छेद 19 1 क। अनुच्छेद 19 1 क में क्या जानकारी मिलती है? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में शामिल है, और ये प्रेस की स्वतंत्रता कब मिली थी? इंडियन एक्सप्रेस केस हुआ था 1985 में, इसके तहत प्रेस की स्वतंत्रता मिली थी। और जो मतदाता हैं यानी कि वोट डालने वाले, वो उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार, यानी उम्मीदवार के बारे में जान सकते हैं कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब 19 1 क में शामिल हैं। 19 1 ख क्या कहता है? ये कहता है कि शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार है। कैसे? शांतिपूर्ण और हथियार रहित, ठीक है। 19 1 ग संगम
या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। सहकारी समिति पहले संगम बनाने का अधिकार था। सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है ये 97वें संशोधन 2011 के द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है जी। 19(1) घ में 19(1) घ से मतलब क्या हो गया, घूमने का अधिकार, यानी कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप अबाध रूप से संचरण कर सकते हैं, यानी कि कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है। 19(1) घ 19(1) अंगा क्या कहता है, भारत के किसी भी भाग में यानी भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार है। ठीक है। 19(1) च में तो आपका संपत्ति का अधिकार था, तो ये तो खत्म हो गया। अब आता है आपका 19(1) छ। ये कहता है कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो, अपनी आजीविका अपनाने का आपको अधिकार होगा। 19(1) छ। 19(2) क्या कहता है, अनुच्छेद 19(2) कहता है आपका, अनुच्छेद 19(1) पर कुछ सीमाएं आरोपित की गई हैं। अनुच्छेद 19(2) में अनुच्छेद 1 पर जो सीमाएं आरोपित की गई हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। इनको युक्ति युक्त निर्बंध कहा जाता है। ठीक है। तो कौन सी सीमाएं हैं जो 19(1) पर लागू की गई हैं, जैसे आप जो भी बोल रहे हो उससे भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को हानि ना पहुंचे। ठीक है। और आपको न्यायालय की अवमानना नहीं करनी है। ठीक है जी। न्यायालय के खिलाफ गलत नहीं बोलना है। और जो हमारे विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं वो भी खराब ना हो, किसी के सम्मान को ठेस ना पहुँचे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और आपके बोलने से अपराध में वृद्धि ना हो, शिष्टाचार बनाए रखना है। ठीक है जी। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है जी। अपराधों के लिए तो इसमें 3 अनुच्छेद पढ़ने हैं, 20(1), 20(2) और 20(3). अनुच्छेद 20(1) कहता है कि भूत लक्षित दंडिक विधियों से संरक्षण। इसे इंग्लिश में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बोलते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। भूतलक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण का मतलब क्या हो गया, जैसे किसी व्यक्ति ने अगर 1 जनवरी को कोई अपराध किया है तब उसकी सज़ा 2 साल थी उस अपराध की, और 15 जनवरी को उसी अपराध के लिए लॉ बन जाता है और उसकी सज़ा हो जाती है 5 साल। तो ये कहता है कि, और ये 15 जनवरी को जो कानून बना है ये कहता है कि वो 1 जनवरी से लागू है। तो अब तो उसे मतलब ये 5 साल की सज़ा होनी चाहिए। ये इसी का संरक्षण करता है, क्योंकि उसने तो 1 जनवरी को वो अपराध किया था ना कि 15 जनवरी को। तो इसीलिए ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने आज की तारीख यानी कि 15 तारीख को करा होता, तब उसे 5 साल का मिलता, लेकिन 1 जनवरी को 2 साल का था तो उसे जो दंड मिलेगा वो 2 साल का ही मिलेगा। ठीक है जी। अब अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है, दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए यानी एक ही अपराध के लिए एक से बार दंडित नहीं किया जाएगा, एक बार से ज़्यादा दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20(3) क्या कह रहा है, अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण का मतलब है कि आप अपने विरुद्ध गवाही मत दो, चुप रहो, आपको चुप रहने का अधिकार है। ठीक है जी। अब अनुच्छेद 21 के बारे में जानेंगे। ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में और भी अधिकार शामिल हैं, जैसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, भोजन का अधिकार और विदेश जाने का अधिकार। विदेश जाने का जो अधिकार है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अधिकार यानी अनुच्छेद 21 में कब शामिल किया गया था, मेनका गांधी केस 1978 में हुआ था, तब ये विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया था। रोजी रोटी का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार ये अनुच्छेद 21 में ही शामिल हैं। रथी नाम केस होता है 1994 में, इसमें आत्महत्या को मूल अधिकार मान लिया था। कब रथी नाम केस होता है 1994 में, इसमें आत्महत्या को मूल अधिकार मान लिया। फिर आपका 1996 में होता है ज्ञान कौर केस, इसमें आत्महत्या को मूल अधिकार नहीं माना। फिर 2011 में होता है आपका अरुणा रामचंद्र शानबाग केस,
इसमें पैसिव यूथेनेसिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसे ऑक्सीजन न देना। और एक्टिव यूथेनेसिया क्या होता है, जैसे कोई गोली मार के मर जाए, फांसी लगा ले, यानी अपने आप तुम्हें कुछ नहीं करना है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो ना देना, इसे बोलते हैं पैसिव यूथेनेसिया। ठीक है जी। पुट्टुस्वामी केस होता है 2017 में। इसमें निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया था। पुट्टुस्वामी केस 2017 में होता है। इसमें निजता के अधिकार को यानी राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया था। अब आप ये जान लो कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यथोचित विधि प्रक्रिया में अंतर क्या है। यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये जो विशेषता है ये ब्रिटेन की है, और यथोचित विधि प्रक्रिया ये अमेरिका की है। इसमें संसद की सर्वोच्चता स्वीकार करी गई है और इसमें न्यायपालिका की सर्वोच्चता स्वीकार की गई है। इसमें क्या है कि संसद अगर कोई कानून बना देती है तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा नहीं कर सकती है। और इसमें यह है, अगर संसद कोई कानून बनाती है और वो असंवैधानिक पाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है, लेकिन यहाँ अवैध घोषित नहीं कर सकती अगर कानून बन गया तो। ये अंतर है इन दोनों में। अनुच्छेद 21 का ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 का ये 86 में संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 का इसमें क्या है, ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। 6 से 14 साल। तो ये जो शिक्षा का अधिकार है ये कब आया था, 2002 में। लेकिन शिक्षा के अधिकार के लिए जो कानून बना था वो बना था 2009 में, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पारित हुआ था। और ये पूछे कि शिक्षा का अधिकार कब बना था, 2002 में। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। निरोध का मतलब होता है नज़रबंद कर लेना, ठीक है, डिटेंशन। तो कौन सी दशाएं जिसमें गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, तो आपको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, अपनी रुचि का वकील करने का अधिकार है, और 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार है। और इन 24 घंटों में अवकाश यानी छुट्टी और यात्रा में जो समय लगता है वो शामिल नहीं है। निवारक निरोध। निवारक निरोध जो है दो तरह का होता है, एक निवारक निरोध होता है और एक दंडात्मक निरोध होता है। निवारक निरोध क्या होता है, संदेह के आधार पर, यानी कि हमें संदेह है तो अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तारी, ये होता है निवारक निरोध। इसमें आप किसी को अधिकतम 3 माह तक ही नज़रबंद कर सकते हैं निवारक निरोध में। और दंडात्मक निरोध यानी प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है, इसमें अपराध किए जाने के बाद की गिरफ्तारी है। ठीक है जी। जैसे कि अब एक बात जानते हैं, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में, 352 में। इसके दौरान आप अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हो, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 में जो मूल अधिकार दिए हैं वो निलंबित नहीं होंगे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है जी। मूल अधिकारों को सुरक्षा की गारंटी कौन देता है, मूल अधिकारों को सुरक्षा की गारंटी देता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है जी। मूल अधिकार जो हैं आपके स्थायी नहीं होते हैं, ये संसद द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। जब ये संसद द्वारा संशोधित किए जाएंगे तो किस आर्टिकल के तहत किए जाएंगे संशोधित, आर्टिकल 368 के तहत ये संशोधित किए जाएंगे। ठीक है जी। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है मूल अधिकार, किसी विदेशी को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 आर्टिकल हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, किसी विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। अब आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हैं ये अनुच्छेद 23-24 में जिक्र है इनका। तो अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बलात्श्रम पर रोक, यानी कि तुम आप बल से किसी को श्रम करवा रहे हो यानी बलात्श्रम। ठीक है जी।
तो मानव दुर्व्यापार व बालाश्रम पर रोक, अनुच्छेद 23 में इसका जिक्र है। ठीक है जी। इसके लिए कुछ कानून बनाए गए थे, इन कानूनों को भी याद रखना। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में पारित हुआ था, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में। और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ था 1976 में। कब? 1976 में। अब अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखानों में बाल नियोजन पर रोक, यानी कि बालकों को आप कारखानों में नौकरी नहीं दोगे। ठीक है जी। और बालक कौन है? आपका 14 वर्ष से कम जिनकी आयु है वो बच्चे हैं। ठीक है, उनको कारखानों में आप नौकरी नहीं दोगे, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके लिए भी कानून बनाए गए थे। कारखाना अधिनियम आता है 1948 में। बागान श्रम, बागान का मतलब बगीचा वगैरह, बागान श्रम अधिनियम आता है 1951 में। खान अधिनियम आता है 1952 में। और बाल श्रम निषेध अधिनियम आता है 1986 में। और इसी बाल श्रम निषेध अधिनियम में संशोधन किया गया था 2016 में। ठीक है जी। बाल श्रम निषेध अधिनियम संशोधन 2016 में आता है। अब आ जाता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसके बारे में आर्टिकल 25 से 28 में वर्णन मिलता है। तो इसमें क्या है? आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने का अधिकार है आपको। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ? आप जो चाहें जिस धर्म को माने, वो आपका अपना व्यक्तिगत मामला है। ठीक है जी। इसमें 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। क्या? एक तो सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है। दूसरा, हिंदू शब्द में जैन आते हैं, सिख आते हैं और बौद्ध, ये हिंदू शब्द में, यानी ये हिंदू धर्म में ही शामिल हैं। जैन, सिख और बौद्ध अलग नहीं है ये हिंदू धर्म से। और एक केस होता है फादर स्टैनिस्लॉ केस 1977 में। इसमें कहा गया है कि धर्मांतर करवाना जो है ये मूल अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी स्वेच्छा से कोई भी धर्म बदल सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी आप अपने धर्म से संबंधित कोई भी कार्य करें, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। धार्मिक व मूर्त प्रयोजनों हेतु संस्थाओं की स्थापना व पोषण का अधिकार है आपको। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? धर्म की अभिवृद्धि हेतु, यानी किसी धर्म को बढ़ाने के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर आप किसी भी धर्म को बढ़ाना चाहते हो तो किसी को कर लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी। जैसे कि अनुच्छेद 27 में कर पर तो प्रतिबंध है, लेकिन शुल्क पर प्रतिबंध नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर आप किसी धर्म से संबंधित संस्थान खोलना चाहते हैं तो स्टाम्प शुल्क लगेगा ना जमीन लेने पर, तो वो तो देना पड़ेगा। तो शुल्क से छूट नहीं है, कर से छूट है। राज्य जो है धर्म विशेष की उन्नति के लिए, राज्य धर्म विशेष की उन्नति के लिए सरकारी धन नहीं दे सकता है, लेकिन सभी धर्मों को अगर समान महत्व दे तो वो सरकारी पैसे का यूज कर सकता है। ये आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब आते हैं आपके अनुच्छेद 28 पर। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थिति। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थिति की स्वतंत्रता है। अगर चाहो तो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करो, ना चाहो तो मत करो, ये तुम्हारी इच्छा है। तो जैसे कुछ संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कोई राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी? तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी। ठीक है।
अगर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है हाँ तो दी जा सकती है, लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता है शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए। और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है तब भी दी जा सकती है, लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता है। और अन्य क्या है, अन्य में आते हैं जैसे ट्रस्ट है, न्यास है, इनके द्वारा स्थापित कोई संस्था है तो हाँ शिक्षा दी जा सकती है और बाध्य भी किया जा सकता है धार्मिक शिक्षा के लिए। ठीक है जी, धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य भी किया जा सकता है यदि कोई ट्रस्ट है और न्यास द्वारा स्थापित है तो। ठीक है जी। अब आते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये आर्टिकल 29 से 30 में इसका जिक्र है। तो इसमें दो अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, 29(1) और 29(2) में। तो प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को, जो वो भाषा बोलता है, जिसमें वो लिखता है, जिसकी वो संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार है। ठीक है, 29(1) में। और 29(2) क्या कहता है, राज्य द्वारा पोषित संस्था है, उसमें धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति या भाषा के आधार पर अगर आप प्रवेश लेना चाहते हो तो उसको प्रवेश से आपको वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है 29(2) का। अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 30 कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार है। ठीक है जी, वो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उनको प्रशासित भी कर सकते हैं। इसका मतलब है ये अल्पसंख्यक जो शब्द है इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन कुछ मान्यता प्राप्त जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, ये याद रखना इस बात को। लेकिन जो मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो हैं आपके मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध। ये अल्पसंख्यक समुदाय में ही आते हैं। ठीक है जी। वैसे तो आपका हिंदू जो है राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक है, हिंदू जो है राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक है, लेकिन कुछ राज्य हैं उनमें या यूटी जो है उनमें हिंदू अल्पसंख्यक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, नागालैंड में, मेघालय में, लक्षद्वीप में और अरुणाचल प्रदेश में हिंदू अल्पसंख्यक है। एक पाई फाउंडेशन केस होता है 2002 में, इसमें पाई फाउंडेशन केस 2002 में होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए 2 आधार बताए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए 2 आधार बताए हैं। तो कौन से हैं वो 2 आधार, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर है, एक प्रांतीय स्तर पर है। ठीक है जी। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध ये अल्पसंख्यक हैं, लेकिन प्रांतीय स्तर पर ये बहुसंख्यक भी हो सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों की पहचान के 2 आधार बताए, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर, एक प्रांतीय स्तर पर। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसका जिक्र आर्टिकल 32 में मिलता है। इसमें क्या है, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर, आर्टिकल 32 में ही है ये, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा संरक्षण। न्यायालय द्वारा संरक्षण कैसे दिया जाएगा, रिट जारी करके। तो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। ठीक है जी, आगे बताऊंगा उसके बारे में। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को महत्वपूर्ण मानते हुए या बताते हुए संविधान, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ठीक है जी। अब रिट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, इनकी शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ रिट में हाई कोर्ट को ज़्यादा शक्ति मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट से, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, लेकिन ये केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर रिट जारी करेगा। जबकि हाई कोर्ट भी 5 प्रकार के, आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है।
ये मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का अधिकार रखता है। इस मामले में हाई कोर्ट को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट से। उच्चतम न्यायालय जो है यानी हाई सुप्रीम कोर्ट जो है ये बाध्य है रिट जारी करने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट बाध्य नहीं है रिट जारी करने के लिए। हाई सुप्रीम कोर्ट जो है ये हाई कोर्ट के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध रिट जारी नहीं कर सकता है। ठीक है जी। आर्टिकल 33 इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 33, 34 और 35 इसमें संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है कि संसद को क्या क्या शक्ति हैं। तो संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। संसद क्यों लगा सकती है? कि जिससे अनुशासन बना रहे। ठीक है जी। आर्टिकल 34 में क्या है? यदि भारत के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी कि सैन्य अधिनियम या सैन्य कानून लग जाता है तो संसद द्वारा उस क्षेत्र के नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है जी। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 कहता है कि कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति, यानी संसद कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। ठीक है जी। अब रिट के बारे में जान लो। जो 5 रिट बताई थी आर्टिकल 32 में, वो कौन कौन सी हैं? 5 रिट हैं। एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। दूसरी है परमादेश, इसे इंग्लिश में मैंडेमस बोलते हैं। तीसरी है प्रतिषेध, इसे इंग्लिश में प्रोहिबिशन बोलते हैं। चौथी है उत्प्रेषण, इसे इंग्लिश में सर्टियोरेरी बोलते हैं। पांचवी है अधिकार परीक्षा, इसे इंग्लिश में को वारंटो बोलते हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है जी। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होती है? इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है शरीर प्राप्त करना। शरीर प्राप्त करने का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। क्यों? अगर कोई राज्य में अधिकारी आते हैं या प्राइवेट व्यक्ति यानी सरकारी व्यक्ति या प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में ले लेता है तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का उल्लंघन होता है। राज्य या प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लेता है तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का उल्लंघन होगा। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है ये किसके विरुद्ध जारी की जाती है? तो ये लोक अधिकारी के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, जैसे कि राज्य अगर किसी अवैध रूप से हिरासत में ले रहा है, और निजी व्यक्ति अगर कोई निजी व्यक्ति, इसमें लिख रहा है निजी व्यक्ति अवैध रूप से हिरासत में ले रहा है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये रिट लोक अधिकारी के विरुद्ध और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ठीक है जी। परमादेश यानी मैंडेमस। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं कि जैसे कि यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी या सार्वजनिक कर्मचारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से मना कर देता है तो ये उसके विरुद्ध रिट जारी की जाती है। यानी ये सरकारी अधिकारी के विरुद्ध रिट जारी की जाती है, ना तो निजी व्यक्ति के विरुद्ध रिट जारी की जाती है ये, और ना ही राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है। ठीक है जी। अब आते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन। इसका मतलब क्या है? प्रोहिबिशन प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। जैसे जब कोई केस चल रहा है यानी रनिंग में है केस तो उसे रोक देना। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केस को रोक सकता है, हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के मतलब ये निर्णय को रोक सकता है। यानी कि ये न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है। यानी कि जो अपर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट के निर्णयों को रोक सकता है जब उनमें केस चल रहा हो तो।
इसका मतलब वो है प्रतिषेध रिट का मतलब ये होता है। उत्प्रेषण रिट का ही उत्प्रेषण रिट भी इससे ही संबंधित होती है। इसमें क्या है, ये जब केस रनिंग में होता है, और इसमें क्या है, जब केस पर डिसीजन आता है, यानी केस पर डिसीजन आ जाता है। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय ऐसे ही है, जैसे कोई हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, यानी कोई फैसला सुना दिया है उसने, चल नहीं रहा है, सॉरी, सुना दिया है, यानी निर्णय आ चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को, अगर सुप्रीम कोर्ट को वो फैसला तर्कसंगत नहीं लगता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रद्द करके स्वयं अंतिम निर्णय दे सकता है। ठीक है, ये है उत्प्रेषण। प्रतिषेध जब केस रनिंग में हो तो उसे रोक देता है अपर न्यायालय। उत्प्रेषण का मतलब होता है जब केस पर डिसीजन आता है तो अपर न्यायालय अपना निर्णय दे सकता है उसे रद्द करके। ठीक है जी। और पांचवी रिट है आपकी अधिकार परीक्षा, यानी को वारंटो। इसका मतलब क्या, आपका अपराधिकार क्या है। ये केवल लोक अधिकारी के खिलाफ जारी की जाती है। किसके खिलाफ? लोक अधिकारी के खिलाफ जारी की जाती है अधिकार परीक्षा। रिवीजन कर लो एक बार पांचों रिटों का। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब शरीर प्राप्त करना, ये लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। 24 घंटे में कोर्ट के समक्ष पेश करना। परमादेश, हम आदेश देते हैं कि जब कोई सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन ना करे तब ये सरकारी अधिकारी के खिलाफ जारी की जाती है। निजी व्यक्ति, राज्यपाल या राष्ट्रपति के खिलाफ ये जारी नहीं की जाती है। प्रतिषेध का मतलब क्या है, जब जब केस रनिंग में हो तो उसे रोक देना। कौन रोकेगा? अपर न्यायालय रोकेगा। भाई अपर न्यायालय के केस को तो कोई नहीं रोकेगा। सबसे अपर न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट। जब केस रनिंग में चल रहा हो, न्याय क्या, अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ जारी की जाती है। उत्प्रेषण क्या है? जब प्रमाणित होना, यानी केस आ जाता है, सॉरी, प्रमाणित होना है, मांगना इसका अर्थ है उत्प्रेषण का। ये भी अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी की जाती है और ये भी अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी की जाती है। बस अंतर ये है, जब केस रनिंग में होता है तो प्रतिषेध है, और जब केस पर डिसीजन आ जाता है तो उत्प्रेषण है। ठीक है जी। अधिकार परीक्षा क्या है? आपका प्राधिकार क्या है, यानी कि अवैध पद धारण करने पर। ठीक है जी। अगर आपने अवैध पद धारण कर लिया है तब ये लोक अधिकारी के खिलाफ जारी की जाती है। सभी 5 रिट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के तहत जारी की जा सकती हैं। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत रिट। ठीक है, तो मूल अधिकार टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।